बीजेपी ने जारी की अपने पहली उम्मीदवारों की लिस्ट। 195 उम्मीदवारों की पहली सूची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से लड़ेंगे चुनाव। अमित शाह गांधीनगर और लखनऊ से, राजनाथ सिंह मैदान में। 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश से 195 उम्मीदवारों की घोषणा। प्रधानमंत्री का ममता सरकार पर बड़ा हमला। कहा टीएमसी का अर्थ तू, मैं और करप्शन। पहले कमीशन फिर परमिशन के हिसाब से हो रहा है काम। अपराधी तय करते हैं कब होना है गिरफ्तार। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा पश्चिम बंगाल देश के लिए पूर्वी द्वार पर पिछली सरकारों ने राज्य की विरासत और विकास को सही ढंग से नहीं बढ़ाया आगे। बिहार के औरंगाबाद में पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साझा किया मंच। आरजेडी पर साधा निशाना। कहा एनडीए से डरे परिवारवादी। प्रधानमंत्री ने कहा अराजकता और आतंक का पुराना दौर हुआ खत्म, अब है नया बिहार। प्रधानमंत्री ने बिहार के औरंगाबाद में 21,400 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। देश के सबसे लंबे नदी पुलों में से एक गंगा नदी पर 6 लेन वाले पुल की रखी आधारशिला। पटना के यूनिटी मॉल का भी किया शिलान्यास। भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा मोथा के बीच नई दिल्ली में त्रिपक्षीय समझौता। त्रिपुरा के मूल निवासियों के इतिहास, भूमि, राजनीतिक अधिकारों, आर्थिक विकास, संस्कृति और भाषा से संबंधित सभी मुद्दों को सुलझाने पर बनी सहमति। कर्नाटक में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में धमाकों को लेकर गरमाई सियासत। बीजेपी की धमाके की जांच एनआईए को सौंपने की मांग। दोनों ही मामलों में राज्य सरकार पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं करने के लगाए आरोप। केरल के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के एक छात्र की मौत पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने की बड़ी कार्रवाई। विश्वविद्यालय के कुलपति को किया निलंबित। मामले की न्यायिक जांच के आदेश। राज्य में एसएफआई और पीएफआई के बीच 60 गांठ की कही बात। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, पूर्व डीजी जेल तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट राजकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश। जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर से प्रोटेक्शन मनी लेने का मामला। 200 करोड़ रुपए की उगाही के आरोप। और मोदी सरकार की गरीब कल्याण नीतियों के चलते भारत में अति निर्धनता यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी अब हुई खत्म। अमेरिकी थिंक टैंक द ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन ने लगाई मुहर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और लोकसभा चुनाव को लेकर बढ़ती सरगर्मियों के बीच बीजेपी ने आज पहली सूची जारी की है अपने उम्मीदवारों की। और लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर विपक्षी इंडी गठबंधन पर बढ़त भी हासिल की है और साथ ही साथ अपना कॉन्फिडेंस भी दिखाया है। तो हम इस बुलेटिन में इसी पर अपने खास मेहमानों के साथ ही साथ चर्चा करेंगे और साथ ही देश भर से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे इस खबर पर। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है ये पूरी खबर, कौन कौन से नाम प्रमुख तौर पर बीजेपी ने उतारे हैं मैदान में। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। 195 उम्मीदवारों की सूची में 28 महिलाएं और 50 से कम उम्र वाले 47 युवा उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। तो 28 महिलाएं और 47 युवा उम्मीदवारों को उतारा है। अनुसूचित जाति के लिए 27 उम्मीदवार, अनुसूचित जनजाति के 18 उम्मीदवार और पिछड़ा वर्ग के 57 उम्मीदवार को, ओबीसी को 57 सीटें दी गई हैं। उत्तर प्रदेश से 51, पश्चिम बंगाल से 20, मध्य प्रदेश से 24, गुजरात से 15, राजस्थान से 15,
केरल से 12, तेलंगाना से 9, झारखंड से 11, छत्तीसगढ़ से 11, दिल्ली से 5, जम्मू कश्मीर से 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। उत्तराखंड से 3, अरुणाचल प्रदेश से 2 और गोवा से 1 सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित किया है। साथ ही साथ त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दमन और दीव से 1-1 प्रत्याशी की सूची जारी की है। तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से यह सूची जारी की है। तो अपने आप में निश्चित तौर पर एक लीड लेते हुए दिख रही है बीजेपी। और पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। वो 34 केंद्रीय मंत्री और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी टिकट दिया गया। दरअसल 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को टिकट दिया गया है। और पहली सूची में सभी वर्गों 195 सीट्स का निर्णय हुआ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। 34 केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री, इनके नाम इस सूची में 195 में है। एक लोकसभा अध्यक्ष जी का नाम भी है और 2 पूर्व मुख्यमंत्री। ऐसे 195 में उम्मीदवारों के नाम हैं। और पहली सूची में सभी वर्गों और जातियों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। बीजेपी ने इस बात का ख्याल रखा है। फीमेल 28, मातृशक्ति 28, यूथ 47, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट 27, शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति 18, पिछड़ा वर्ग ओबीसी 57। ऐसे सभी वर्गों को, सभी समाज को, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व इस पहले लिस्ट में दिया है। गृह मंत्री अमित शाह को गांधीनगर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लखनऊ से और स्मृति ईरानी को अमेठी से टिकट दिया गया है। लखनऊ माननीय राजनाथ सिंह जी, अमेठी श्रीमती स्मृति ईरानी, प्रतापगढ़ संगमलाल गुप्ता, फरुखाबाद मुकेश राजपूत, इटावा डॉक्टर रामशंकर कठेरिया। और अब एक नजर डालते हैं बीजेपी की पहली सूची के कुछ प्रमुख उम्मीदवारों पर। तो पहली सूची जारी की है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से उम्मीदवार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे पहले बीजेपी ने घोषित किया और प्रधानमंत्री अपनी जो सीट है वाराणसी वहां से लड़ेंगे। अमित शाह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो गुजरात की गांधीनगर से और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीट से लड़ेंगे। जितेंद्र सिंह जम्मू की उधमपुर से, किरण रिजिजू अरुणाचल पश्चिम से, सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ असम की सीट से लड़ेंगे। वहीं शिवराज सिंह चौहान विदिशा मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना मध्य प्रदेश से, श्रीपद यशो नायक उत्तर गोवा से चुनाव लड़ेंगे। ये प्रमुख चेहरे हैं जिनको हम आपको दिखा रहे हैं। मनसुख मांडविया मंत्री पोरबंदर से, भूपेंद्र यादव राज्यसभा सदस्य हैं अलवर राजस्थान से, मंत्री ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष कोटा राजस्थान से, उनकी परंपरागत सीट है। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से, संजीव बालियान मुजफ्फरनगर यूपी की सीट है, राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम से सीट लड़ेंगे। तो ये कद्दावर नाम। साथ ही साथ सरोज पांडे कोरबा छत्तीसगढ़ से लड़ेंगी, मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से लड़ेंगे, बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से लड़ेंगी, सुषमा स्वराज की बेटी हैं। तो ये कुछ नाम जो है हमने आपको दिखाए हैं। ये बंडी संजय कुमार करीमनगर तेलंगाना से, जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद तेलंगाना से चुनाव लड़ेंगे। तो तेलंगाना के लिहाज से भी ये बड़े नाम और देश के लिहाज से भी बड़े नाम, बंडी संजय कुमार और जी किशन रेड्डी। और बीजेपी द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और ये जश्न वाराणसी के अलावा दिल्ली और गांधीनगर में भी भाजपा समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। झंडे लहराए, पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो को फूल मालाओं से लाद दिया, आतिशबाजी चलाई और मिठाइयां बांटी, ढोल नगाड़ों के साथ में
प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया वाराणसी, गांधीनगर और दिल्ली। तो गजब का उत्साह है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। पहली सूची बीजेपी ने जारी की है। देखिए, मुंह मीठा कराया जा रहा है। तो वाराणसी के अलावा दिल्ली और गांधीनगर में भी भाजपा समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। वोट फॉर मोदी सरकार के नारे गूंजे, मोदी मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी के नारे गूंजे। और यह जश्न किसी जीत के जश्न की तरह लग रहा है। ऐसा शायद बहुत कम देखने को मिलता है कि जब पार्टी की टिकट घोषित हो और उसके बाद ही इस तरह के जश्न मनाए जाते हों। और आइए सुनते हैं कुछ प्रमुख उम्मीदवारों को जिन्हें बीजेपी की पहली सूची में जगह मिली है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा होने वाला है। उस संकल्प की पूर्ति में अपनी संपूर्ण क्षमता को लगा के हम काम करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी का, अमित जी का, केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं। विदिशा से सदैव से मेरा आत्मीय रिश्ता रहा है। फिर एक बार सेवा का सौभाग्य मिला है। हम वोट मांगने जा रहे हैं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियों, क्योंकि मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी होती है गारंटी पूरे होने की गारंटी। और मैं जानती हूँ कि भारत की जनता को इतना अटूट विश्वास है मोदी जी की एक एक विकास की नीति पे कि हम इस बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। तीसरी बार सांसद का चुनाव लड़ने का मौका दिया है। मैंने 10 साल में प्रयास किया है कि मैं जनता की भावनाओं पर खरा उतरूं। आने वाले समय में भी 5 साल में भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अपने कर्तव्यों का पूरा निर्वहन करूं। मेरे लिए बहुत बड़ा आप कहिए कि सरप्राइज है कि पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को दी है। मैं सबसे पहले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ अपने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का धन्यवाद करती हूँ। अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों का धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरे को ये मौका मिला है। तो आप सुन रहे थे, देख रहे थे कमलजीत सहरावत को, जिन्हें पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। तो इसी तरह चौंकाने के लिए जानी जाती है बीजेपी। फिलहाल इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं और सुराजीत दास गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए। और साथ ही साथ विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे कुछ संवाददाता भी, मैं उनको अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकता हूं। हमारे साथ आदित्य जुड़े हुए हैं भोपाल से, जहां की सीट बदली भी गई है। उनसे भी इस बारे में बातचीत करेंगे। सोमेश पटेल रायपुर से, शैलेंद्र मिश्रा दिल्ली से जुड़े हुए हैं। विजय त्रिवेदी जी, आपके साथ शुरुआत करें। और अभी हमने जो बाइट दिखाई कमलजीत सहरावत की नई दिल्ली में, पश्चिम दिल्ली से उनको टिकट दिया गया है। किस तरह से आप आकलन तो करेंगे ही, जो 195 सीटों पर उतारा है बीजेपी ने प्रत्याशी, बहुत जगह चौंकाया भी है। अब दिल्ली में शायद इस तरह से बदलाव होगा, किसी ने सोचा नहीं था। बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री जी की भी शैली है और भारतीय जनता पार्टी की भी शैली है कि चौंकाने की। लेकिन ये चौंकाना केवल मुझे और आपको शौक देने के लिए नहीं जी, ये रणनीति का हिस्सा है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा ताकतवर उम्मीदवारों को जीतने की जो संभावनाएं है उसे कैसे 100% किया जा सके, उसके लिए कोशिश है, पहली बात। दूसरी बात, सभी समाज के सभी वर्गों का एक हिस्सा हिस्सेदारी बने। तीसरी बात, आपकी गारंटी नहीं है कि आप एमपी हैं, मंत्री हैं तो आप ही को टिकट मिलेगा।
छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी टिकट मिल सकता है। जैसे शेरावत को आप सुन रहे थे कि उन्हें उम्मीद भी नहीं थी, जी। तो एक कार्यकर्ता को भी एमपी का टिकट मिल सकता है। बासुरी स्वराज को टिकट दिया गया, वो मेरे ख्याल से इस बार यदि होगा तो सबसे कम उम्र की लोकसभा उम्मीदवार हो सकती है अगर वो चुनाव लड़ रही हैं यहाँ पर और जीत जाती है नई दिल्ली से। सुषमा स्वराज जी की बेटी भी है, सुषमा स्वराज नई दिल्ली से विधानसभा विधायक भी रही हैं, साउथ दिल्ली से एमपी भी रही हैं। तो इसलिए इसका मतलब यह है, और जितने टिकट बदले गए हैं वो केवल ये बताते हैं कि आप कोई भी हो, कितने बड़े से बड़े पद पर हो, आप अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले। जी, काम करते रहेंगे, जीतते रहेंगे, बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे तो सबको मौका मिलेगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसका भी रास्ता प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। तो टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, विनेबिलिटी पर काम कीजिए। प्रधानमंत्री लगातार, आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री 24 घंटे काम करते रहते हैं, और उन्होंने बार बार कई बार संसदीय दल की बैठक में बीजेपी की में कहा कि जो सांसद हैं उन्हें जाना चाहिए, अपने क्षेत्र में जाना चाहिए, वो जिलों में जाना चाहिए, रात गुजारने की बात करते हैं, गांवों में काम करने की बात करते हैं। तो वो तमाम कोशिशें वहां पर की गई हैं। लेकिन एक बात समझिए, अभी तक इंडिया गठबंधन जो इस लड़ाई में सामने है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के सामने, वहां अभी दलों का ही गठबंधन पूरी तरह से नहीं हो पाया कि सीट शेयरिंग किस पार्टी को कितनी सीटों पर मिलेगी, फिर उनके उम्मीदवारों का नंबर आएगा। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अकेले ने अपनी आधी सीटें करीब 195 सीटों का ऐलान कर दिया। तो वो बताता है कि वो किस कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं और कितनी ज्यादा वक्त अपने उम्मीदवारों को दे रहे हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र में जाकर अपना काम कर सके। तो ये मेरे ख्याल से फर्स्ट मूव जो होता है वो जीत के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। फर्स्ट मूव करके उन्होंने चौका भी दिया है, बहुत सारे लोगों को मौका भी दिया है, बहुत सारे लोग रिपीट भी हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, और कोई भी चीज पर यह ध्यान रखा गया। जैसे प्रतिनिधित्व को देखें तो मैं देख रहा हूँ 47 युवाओं को दिया गया। तो प्रधानमंत्री बार बार युवाओं का जिक्र करते हैं, आपने देखा होगा कि युवाओं का, किसानों का, महिलाओं का, जो 4 जातियों का जिक्र करते हैं। तो 47 युवाओं को दिया, 28 महिलाओं को उन्होंने वहां पर टिकट दिया है, 57 ओबीसी को टिकट दिया गया। ओबीसी को लेकर आपने देखा होगा कि बहुत चिंता हुई है इंडिया गठबंधन को जातिगत जनगणना को लेकर, लेकिन उसको एग्जीक्यूटिव लेवल पर, एग्जीक्यूशन के लेवल पर भारतीय जनता पार्टी ने उतारा कि 195 में से 57 जो है टिकट अभी दे दिए हैं। आपको याद हो तो 88 एमपी है भारतीय जनता पार्टी के समय ओबीसी। तो इसका मतलब है कि वो एग्जीक्यूशन पर ज्यादा भरोसा करते हैं, और वो ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से काम किया जा सकता है, किस तरह से समाज के हर हिस्से को, हर वर्ग को मौका मिले, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, युवा हो, महिलाएं हो। तो इस पर ज्यादा जोर दिया गया है। जी बिल्कुल, ज्यादा जोर दिया गया है। इससे पहले कि मैं स्वराजीत दास गुप्ता जी आपके पास आऊं और समझने की कोशिश करूं कि इंडी गठबंधन पर किस तरह की लीड ली है, हमारे साथ में हमारे कुछ साथी संवाददाता जुड़े हुए। आदित्य के पास चलेंगे, भोपाल। आदित्य, आपके यहाँ न सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री को जगह दी गई है, बल्कि जो एक आकलन करने को कहा जाए, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बीजेपी के लिए नए प्रत्याशी के तौर पर आए हैं, तो साथ ही साथ जो भोपाल की, जहां से आप खड़े हुए हैं, वो सीट भी बदल दी गई है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। 29 में से 24 नाम जो है वो पार्टी ने घोषित कर दिए हैं। 13 लोग ऐसे हैं जिनको रिपीट किया गया है, यानी कि 24 में अगर देखें तो 13 लोगों को रिपीट किया गया है। 11 सीटों पर नए नाम आए हैं, और 9 लोग प्रत्याशी इनमें से ऐसे हैं जो पहली बार जो है जिनको टिकट मिला हुआ है। जातिगत समीकरण के लिहाज से अगर निखिल मैं आपको बताऊं तो 9 ओबीसी उम्मीदवार हैं इन 24 में, 7 सामान्य श्रेणी के हैं, 5 जनजातीय वर्ग से आते हैं, आदिवासी वर्ग से आते हैं। लेकिन सबसे जिसे कहें कि शिवराज सिंह चौहान, जिनकी राजनीतिक चीजों को लेकर बड़ी चर्चाएं थी, विदिशा से, जहां से वो पहले भी कई बार सांसद रह चुके हैं, जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर आए थे तब विदिशा से ही वो सांसद थे। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो आपने जिक्र किया, केंद्रीय मंत्री हैं, राज्यसभा से फिलहाल गए हुए हैं। अब उसी केपी यादव का टिकट काटा गया है, जिन्होंने पिछले चुनाव में अच्छा परफॉर्म किया था, और अब ज्योतिरादित्य वहीं से चुनाव एक बार फिर से लड़ने जा रहे हैं। महिला उम्मीदवारों की बात करें निखिल, 4 महिला उम्मीदवार उतारे हैं मध्य प्रदेश में। अगर देखें अभी फिलहाल इन 24 में से, उनमें से 2 नाम है ये महिला उम्मीदवार जो बहुत ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। लता वानखेड़े एक ऐसा नाम जो महिला मोर्चा में काफी लंबे समय तक काम किया, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष रही महिला मोर्चा की, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हैं। उसके अलावा बात की जाए कई और नेताओं की, तो वो ये कह सकते हैं कि युवाओं का कॉम्बिनेशन भी है, कार्यकर्ता वो भी हैं जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे। पार्टी ने ऐसा नहीं है कि उनको दरकिनार किया है, पार्टी ने ये मैसेज भी दिया है मध्य प्रदेश में कि जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे उनको भी टिकट दिया है। लेकिन हाँ, जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, देखिए 2 तरीके की लिस्ट गई थी मध्य प्रदेश से, अगर देखें जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, एक परफॉर्मर
परफॉर्मर जो एमपीज थे वो और एक नॉन परफॉर्मर एमपीज थे वो, इससे ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर ही बल्कि अपने क्षेत्रों में भी। उस लिहाज से अगर देखें तो कहीं ना कहीं समीकरण बता रहे हैं कि पार्टी ने यह भी देखा है कि जो नॉन परफॉर्मर्स थे उनके टिकट काटे। हालांकि इंदौर, उज्जैन, बालाघाट, धार, ये तमाम वो सीटें हैं, करीब 5 छिंदवाड़ा, जहां पर अभी भी प्रत्याशियों का घोषित होना बाकी है। छिंदवाड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी फिलहाल 29 में से 28 सीटें तो बीजेपी के पास है, बस छिंदवाड़ा ही भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। लिहाजा सबकी निगाहें हैं कि अब छिंदवाड़ा से कौन उम्मीदवार होगा और अब 5 सीटों पर कब उम्मीदवार तय। जी जी जी, निश्चित तौर पर। और सुरजीत दास गुप्ता जी, अगर ये समझने की कोशिश करें कि 195 नामों का ऐलान पहली सूची में कितना कॉन्फिडेंस दर्शाती है ये बीजेपी के लिए, और जब इंडी गठबंधन की बात होती है जिसके जो कुनबा लगातार जोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ में अगर नेक टू नेक आमने सामने देखा जाए तो कितनी बड़ी लीड इसको आप देखते हैं? देखिए, आपने जो कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास की बात की वो सबसे प्रमुख इसका हाईलाइट है इस लिस्ट का, क्योंकि सामान्यतः इस लिस्ट में मैं 2 अभूतपूर्व बातें देख रहा हूं जी। सबसे पहले तो ये कि भाजपा के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जितने भी चुनाव होते हैं सामान्यतः भाजपा सभी पार्टियों में अंतिम पार्टी होती है अपनी लिस्ट की घोषणा करने में, और यहां हमने देखा है कि उन्होंने बाकी पार्टियों को पीछे छोड़ के सबसे आगे काफी चौंका देने वाला ये पहल किया है कि सबसे पहले हम ही अपनी सूची जारी करेंगे। और दूसरा, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व के हिसाब से, उनकी कार्यशैली के हिसाब से अगर विचार करें जी, विशेषकर ऐसे पत्रकार जो कि उनको गुजरात में भी कवर कर चुके हैं जी, वो उनकी कार्यशैली में एक खास बात उन्होंने गौर किया कि जब जब चुनाव आता है तो उनकी अपनी एक लिस्ट होती है, बल्कि अपनी लिस्ट को लेकर वो कई बार जिस समय वो मुख्यमंत्री थे वो आडवाणी जी से भी असहमत होते थे, वो वाजपेयी जी से भी असहमत होते थे, और उसमें असहमति का एक बहुत बड़ा कारण ये होता था कि वो एंटी इनकम्बेंसी को फाइट करने की कोशिश करते थे, और उस फाइट करने की कोशिश में कई सारे लोगों का नाम कट जाता था जो कि सिटिंग एमएलएज हैं। इस केस में सिटिंग एमपीज की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो अभूतपूर्व बात घटी है कि 34 केंद्रीय मंत्रियों को उन्होंने रिपीट किया है। इसका अर्थ यह है कि कॉन्फिडेंस उनको केवल अपनी जीत पर नहीं है बल्कि अपने परफॉर्मेंस पर भी है कि पिछले 5 साल की बात करें या 10 साल की बात करें, उस समय सरकार ने जो काम किया है वो इतना बेहतरीन किया है कि उनके मंत्रियों को दोबारा लोग चुनकर संसद में भेजेंगे। तो इसलिए अब आते हैं आपके प्रश्न पर कि इंडी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा या फिर वो कहां है इस पूरे समीकरण में। देखिए, ये तो एक अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि जो गठबंधन अपना नाम इंडिया रखती है और पूरे इंडिया में कोई उनको इंडिया नाम से पुकारने को तैयार नहीं है, लोग उसको इंडी ही बोलते हैं, तो ये अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि उनकी विश्वसनीयता कितनी है। बाकी आप देखिए, अभी हाल ही में हालांकि कांग्रेस की समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में जो है उनकी सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ हुई है, लेकिन बाकी देश में अगर आप देखें, जिस वक्त राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इनका भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में प्रवेश करता है, तो ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री कहती है कि हमें तो कोई सूचना ही नहीं मिली थी, अगर सूचना मिलती तो हम स्वागत का कोई प्रबंध करते। वैसे कांग्रेस यहाँ कोई मायने नहीं रखता। ठीक बात। इसी प्रकार से आप अगर कई और राज्यों में देखें तो बिहार में कोई चांस नहीं है कांग्रेस का। ठीक है, तो एक लीड कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर सुराजीत जी, एक लीड निश्चित तौर पर जैसा कि आपने कहा कि न सिर्फ चौंकाया है बल्कि कॉन्फिडेंस जो है वो बीजेपी का दर्शाता है। हम वापस आपके पास आएंगे, शैलेंद्र मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ। एक लाइन में जोड़ना चाहता हूं, एक लाइन केवल। अभी आपने कहा जी विजय जी, नरेंद्र मोदी जी की अपनी एक लिस्ट होती है, ये बिल्कुल ठीक बात है, उनकी अपनी लिस्ट होती है, लेकिन इसमें एक छोटा सा करेक्शन है। नरेंद्र मोदी की अपनी लिस्ट होती है लेकिन अपनों की लिस्ट नहीं होती है। हाँ, ये एक बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है जो है वो अपनी लिस्ट बनाते हैं। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। ये आपने बल्कि जो एक फ्रेज दिया कि अपनों की अपनी लिस्ट तो होती है लेकिन अपनों की नहीं होती, ये भी उस बात को और अच्छे ढंग से परिभाषित करती है। विजय जी, हम जाएंगे शैलेंद्र मिश्रा के पास। शैलेंद्र, आप बीजेपी लंबे वक्त से कवर कर रहे हैं, आपने देखा कि शुरू में आ रहा था कि 50 सीटों के नाम घोषित होंगे, फिर वो संख्या बढ़ के 100 हुई, 125 हुई, और जब घोषणा हुई तो तकरीबन
तकरीबन 200 195 सीटों पर। किस तरह से आप देख रहे हैं बीजेपी का कॉन्फिडेंस, और ये जो पूरी प्रक्रिया है, आगे की जो लिस्ट है वो कब तक आ जाएंगी, आपको क्या लग रहा है? देखिए 10 मार्च के पहले बीजेपी 300 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी, ये बहुत स्पष्ट है और इस बात के संकेत दे दिए गए हैं। और जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी 29 को, जब 16 से ज्यादा राज्यों पर एक एक करके चर्चा हुई, तभी ये कहा जा रहा था कि 250 सीटों पर चर्चा हो चुकी है और तकरीबन 200 पर नाम तय कर लिए गए, लेकिन हो सकता है कि नाम का ऐलान 100 से ज्यादा ही किया जाए। लेकिन जैसे हमने देखा कि 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। देखिए बहुत चर्चा हो रही है कि किन्हें टिकट दिया गया, क्यों दिया गया। अगर आप पूरी लिस्ट को देखें तो एक संतुलन दिखता है। दिग्गज जो चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया, संगठन के लिए काम किया है, उन सभी को मौका दिया गया। आप देखें कई प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, संजय बंदी कुमार आप तेलंगाना से देखें मैदान में है, बीडी शर्मा आप देखें, अगर मध्य प्रदेश की लिस्ट उठाकर देखें, सीपी जोशी अगर आप राजस्थान की लिस्ट उठाकर देखें। लेकिन यहां मैं केरल का जिक्र करना चाहूंगा। बीजेपी उन राज्यों में जहां अपनी जड़ों को उत्तर भारत के तमाम राज्यों की तरह मजबूत करना चाहती है, वहां पर कितना जोर लगा रही है आप देखिए। सुरेश गोपी, याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के दौरे पर गए थे और जब उनकी बेटी की शादी थी वहां पर गए थे, सुरेश गोपी को त्रिशूर से उम्मीदवार बनाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से देखिए, एक एक सीट पर फोकस किया गया है। आप तिरुवनंतपुरम में हम जानते हैं कि राजीव चंद्रशेखर को मैदान में उतारा गया है। अभी मुरलीधरन जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनको भी केरल की एक सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो दरअसल कोई कोर कसर कहीं छोड़ी नहीं गई है। जहां अब तक हो सकता है, जो नए लोग जुड़ सकते हैं, जितायु कैंडिडेट हो सकते हैं, उनको जोड़ा गया है। आप देखिए अगर तेलंगाना की, कल ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए बीआरएस से मौजूदा सांसद हैं बीवी पाटिल, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। इस तरह से ये पूरी लिस्ट बताती है कि संगठन के अनुभवी लोगों को तो मौका दिया गया है, जो परफॉर्मेंस में बेहतर सांसद थे उनको मौका दिया गया है, संगठन के जो युवा चेहरे हैं, बासु स्वराज हो या फिर कुछ और नाम है, उनको मौका दिया गया है। तो ये संतुलन दिखता है कि सिर्फ इसलिए नहीं कि नया चेहरा उतारना है तो नया चेहरा को टिकट दे दिया जाए। जिन सीटों पर जहां पर वास्तव में लगता था कि नए चेहरे की जरूरत है, युवा की जरूरत है, वहां पर उन्हें मौका दिया गया। लेकिन साथ ही साथ अनुभव का, संगठन में काम करने वालों का, और साथ ही साथ जो हम कहेंगे जो सांसद जिन्होंने प्रदर्शन बहुत बेहतर किया, आप देखिए गोड्डा से निशिकांत दुबे, उनको फिर से चुनाव मैदान में उतारा गया है। इस तरह से उत्तर प्रदेश में देखें तमाम सांसद, आप अवध के देखें, आप अवध से आते हैं, तमाम सांसद उनको फिर से मौका दिया गया है। हरीश त्रिवेदी बस्ती से तीसरी बार चुनाव मैदान में होंगे, 14 का चुनाव जीते थे, 19 का चुनाव जीते थे। और जो अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा कि हारी हुई जो सीटें जिनको 2019 में जीत नहीं पाए थे, वहां पर ज्यादातर नए चेहरे चुनाव मैदान में हैं। आप देखिए रितेश पांडे अभी बसपा से सांसद के तौर पर जीत कर आए थे, बीजेपी में शामिल हुए, उन्हें टिकट दे दिया गया। अकबरपुर अम्बेडकर नगर की जो सीट है, आप श्रावस्ती जो बलरामपुर पहले लोकसभा सीट थी पश्चिमन के बाद श्रावस्ती, वहां साकेत मिश्रा युवा चेहरा है, पढ़ा लिखा चेहरा, उनको टिकट दिया गया। बदलाव भी किया गया है। और जैसा कि आपने कहा कि समीकरणों को साधने की कोशिश भी की गई है, विनेबिलिटी भी देखी गई है, चेंज करने में कोई कोताही नहीं बरती गई, और चेंज करने में कोताही दिल्ली में नहीं बरती गई है। ये हमारे साथ में हमारे सहयोगी विक्रमजीत संवाददाता जुड़े हुए हैं। विक्रमजीत, दिल्ली की अगर विशेष बात करें तो बड़ा बदलाव नजर आता है। नए चेहरे, कमलजीत सहरावत को प्रत्याशी बनाया है, बासुरी स्वराज को प्रत्याशी बनाया, और जो टिकट काटने में बिल्कुल भी कोताही नहीं की है पार्टी ने। जी बिल्कुल, देखिए जो समीकरण दिल्ली में आए हैं, जो इंडी गठबंधन का समीकरण है, उसी का ये जवाब दिया गया है। क्योंकि अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने एक बम्पर स्वीप किया था पूरे दिल्ली में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है, जो पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक एंटी इनकम्बेंसी वोट था, वो कितना कटा है। उसमें कांग्रेस को अगर सीट शेयरिंग होता है तो कहीं ना कहीं पर कैंडिडेट और पार्टी का सिंबल बदलने से वो कहीं ना कहीं पर एंटी इनकम्बेंसी वोट जो है कम हो जाता है। तो उसको देखते हुए जो है बीजेपी का जो, जैसे चांदनी चौक सीट की अगर एक सीट की एक बात करें तो यहाँ से जो पिछले डॉक्टर हर्षवर्धन थे उनका टिकट काटकर प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया गया है। प्रवीण खंडेलवाल एक व्यापारी, दिल्ली में एक व्यापारी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। और जो चांदनी चौक सीट है वहां सब जानते हैं कि किस प्रकार से वहां पर जो है बिजनेस होता है। वो एक व्यापारी वहां पर ज्यादा रहते हैं, पुरानी दिल्ली का इलाका है। तो कहीं ना कहीं पर जो
व्यापारी वर्ग है उनको तो खुश करने की कोशिश की ही गई है। अगर सांसद के प्रति अगर एंटी इनकम्बेंसी है, नाराजगी है, तो कहीं ना कहीं उसको भी कंपनसेट करने की कोशिश की गई है। इसी प्रकार से नई दिल्ली सीट हो या प्रवेश वर्मा का टिकट, 5 में से 5 टिकट बीजेपी ने अनाउंस किए हैं, जिसमें से 4 टिकट बीजेपी ने काट दिए हैं। मनोज तिवारी का टिकट नहीं काटा गया है, उनको दोबारा से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। लेकिन अगर रमेश विदुड़ी का अगर टिकट काटा गया तो रामवीर सिंह विदुड़ी जो कि विपक्ष के नेता हैं और वो भी विदुड़ी ही हैं और उनको टिकट दे दिया गया। यानी कि अगर कोई नाराजगी भी अगर समुदाय में उनके होती है, क्योंकि वो पूरा एक इलाका जो है दक्षिणी दिल्ली का वो एक गुजर का इलाका है, तो कहीं ना कहीं उसको जो है कंपनसेट करने की कोशिश की गई है। इसी प्रकार से एक युवा चेहरा जो है बांसुरी स्वराज का दिया गया है। बांसुरी स्वराज जो है सुषमा स्वराज की पुत्री है, पुराने जो है मुख्यमंत्री रही है सुषमा स्वराज, यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ा है, यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ा है, पुरानी जड़ें हैं उनके सुषमा स्वराज की दिल्ली में। तो कहीं ना कहीं पर उसका फायदा जो है एक कहें कि सहानुभूति का एक वोट जो है वो कहीं ना कहीं पर बांसुरी स्वराज को मिलता हुआ दिखाई हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पर उसको जो है कंपनसेट करने की कोशिश जो मीनाक्षी लेखी, क्योंकि 2 बार की सांसद रही हैं, तो नई दिल्ली सीट जो है एक कहें कि नौकरी पेशा लोगों की ज्यादातर सीट मानी जाती है और पढ़े लिखे और कहें कि पेज 3 वाले लोगों की सीट मानी जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर एक नया चेहरा आने के साथ साथ जो है पुराने सुषमा स्वराज के नाम का भी जो है फायदा मिल सकता है। तो बीजेपी ने ऐसे ही जो सीटें जो गणित किया है वो कहीं ना कहीं पर जीतने वाली विनेबिलिटी के आधार पर किया है, ताकि ना केवल जो इंडी गठबंधन ने जो 4-3 का फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है उसको कहीं ना कहीं टक्कर दी जा सके, इसके साथ साथ जो सांसदों का जो कहें कि नाराजगी है उसको कंपनसेट किया जा सके, उसको भी लेकर जो है ये टिकट आवंटन के तौर पर देखा जा सकता है। ठीक है विक्रम, हमारे साथ एक और विशेष मेहमान विजय उपाध्याय ब्यूरो चीफ है दैनिक भास्कर के, लखनऊ से जुड़ गए हैं। विजय जी बहुत स्वागत है आपका। और इससे पहले कि हम आपके पास आए, और हमारे साथ सोमेश पटेल भी इंतजार हमारा कर रहे हैं रायपुर से, उनके पास भी काफी कुछ होगा बताने के लिए। उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सब हमारे साथ बने रहें दर्शकों, हम जल्द वापस होंगे। स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। बाबा हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना कितना वजन उठाते हैं। कितना पसीना बहाते हैं। कड़ाके की ठंड से लड़ते हैं। हमें मजबूत बनाते हैं बाबा। पर बाबा को मजबूत कौन बनाता है? मोदी जी। 1.5 गुना MSP देकर, किसान सम्मान का उपहार देकर, ऑनलाइन मंडियां खोलकर, फसल बीमा का कवरेज बढ़ाकर, नैनो यूरिया की बड़ी ताकत देकर, बीज से बाजार तक मजबूत कड़ी जोड़कर। मेरे बाबा मजबूत तो देश मजबूत। थैंक यू मोदी जी। सशक्त किसान, मोदी सरकार की गारंटी। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मोदी सरकार की गारंटी।
कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और एक बार फिर वापस अपनी चर्चा पर लौटते हैं। 195 उम्मीदवारों की सूची जारी की है बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट लोकसभा चुनावों के लिए। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी, जो कि ब्यूरो चीफ है दैनिक भास्कर के, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ सोमेश पटेल रायपुर से जुड़े। सोमेश, आपके पास आ रहे हैं। जो 11 सीटें हैं सभी पर अनाउंसमेंट हुआ है पहली बात तो, और बदलाव भी बड़े पैमाने पर हुआ है। कैसे आकलन करेंगे, क्या वजह दिखती है? निखिल, आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में जो 11 सीटों में 3 महिलाओं को बीजेपी ने टिकट दिया है और 2 मौजूदा सांसद विजय बघेल को दुर्ग और संतोष पांडे को राजनांदगांव से फिर मौका दिया है। रायगढ़ से राधेश्याम राठिया है, जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े हैं, कोरबा से सरोज पांडे हैं, सरगुजा से चिंतामणि महाराज हैं, बिलासपुर से तोखन साहू हैं, राजनांदगांव से संतोष पांडे हैं, बस्तर से महेश कश्यप है, कांग्रेस जो कांकेर का जो क्षेत्र है वहां से भोज रामनाथ है। तो विधानसभा चुनाव में लगातार बृजमोहन अग्रवाल ने जीत दर्ज की थी। 2018 का जो चुनाव था उस समूह से रायपुर की सीट कांग्रेस के हाथ में थी। संतोष पांडे को राजनांदगांव से टिकट देकर पार्टी ने एक संदेश देने का काम किया है कि पार्टी में संतुलन बना रहे। जो सरोज पांडे हैं 2008 में भिलाई की वैशाली नगर के सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था। विजय बघेल जो मौजूदा सांसद थे 2008 में पहली बार विधायक बने थे। चिंतामणि महाराज जो कांग्रेस थे, वो कांग्रेस से अलग होकर विधानसभा चुनाव में इनका जो टिकट काट दिया गया था, भाजपा ने उन्हें मौका दिया है। जो महेश कश्यप है जगदलपुर के पास जो कलचा गांव के रहने वाले हैं और बेहद साधारण परिवार से। 2018 में जिस तरह से कांग्रेस जो विधानसभा चुनाव हुआ था 15 साल के वनवास के बाद छत्तीसगढ़ में जीत हासिल की थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो 2023 का जो ये विधानसभा चुनाव हुआ है कांग्रेस को 54 सीट मिला है। तो छत्तीसगढ़ जो है शुरू से बीजेपी का गढ़ रहा है। 2003 विधानसभा चुनाव की बात करूं तो बीजेपी को 49 सीट मिले थे, कांग्रेस को 33 सीट मिले थे। उसी तरह 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 37 सीट मिले थे, बीजेपी को 49 सीट मिले थे। 2013 के चुनाव में भी सेम परिणाम थे, लेकिन किसी कारणवश 2018 में बीजेपी को 15 सीट मिले थे और जो 2023 का विधानसभा चुनाव है बीजेपी को 54 सीट मिले थे। तो जिस तरह से जो टिकट दिया गया है, एक महत्वपूर्ण टिकट दिया गया है जी। तो 9 टिकट बदले हैं और मुझे याद है कि अगर विजय त्रिवेदी जी और हमारे साथ में विजय उपाध्याय जी और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन सबको, हमारे साथी जितने भी हैं, कि पिछली बार भी बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ में टिकट बदले गए थे। फिलहाल विजय उपाध्याय जी, उत्तर प्रदेश की बात अगर आपसे करें, कैसे देखते हैं? क्योंकि तमाम सीटें ऐसी भी हैं, रायबरेली है, सुल्तानपुर है, वहां पर अभी पीलीभीत है, वहां पर टिकट नहीं दिया गया है, होल्ड पर रखा है। कैसरगंज की सीट को होल्ड पर रखा है, जबकि तमाम जगहों पर जो सिटिंग प्रत्याशी हैं उन पर ही दांव लगाया है बीजेपी ने। हाँ, बीजेपी ने जो 51 उम्मीदवारों की सूची जारी की है उसमें विनिंग जितने थे पिछली बार के उनको सबको रिपीट किया गया है। कई तो तीसरी बार के हैं, जैसे जगदम्बिका पाल को प्रधानमंत्री जी तीसरी बार वाराणसी से लड़ेंगे। हेमा मालिनी पे भरोसा जताया गया, जबकि एज का फैक्टर उनपे आ रहा था, वो 45 ईयर के आसपास की है, तो ऐसा लग रहा था टिकट का शायद चेंज होगा, लेकिन टिकट चेंज नहीं हुआ है। और पार्टी ने उन्हीं सीटों पर चेंज किया है जहां पे ये 2019 में चुनाव हारे थे। जैसे श्रावस्ती में ददन मिश्रा 5000 वोटों से हार गए थे 2019 में सपा बसपा आरएलडी अलायंस से। तो इस बार वो जिला पंचायत अध्यक्ष है, तो वहां पे नृपेंद्र मिश्रा जी के जो पुत्र हैं, एमएलसी हैं उत्तर प्रदेश से, साकेत मिश्रा,
वो खुद उनकी अपनी आइडेंटिटी है, इकोनॉमिस्ट है वो, तो उनको टिकट दिया गया है लोकसभा का। जौनपुर में कृपा शंकर सिंह को ले आया गया है, जो मुंबई में काफी एक्टिव रहे, कांग्रेस के वहां गृह राज्य मंत्री रहे और विधायक MLC रहे, कांग्रेस के बड़े स्तंभ हुआ करते थे। पिछले दिनों उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, अब उनको जौनपुर उनका गृह जनपद है, वहां से उनको मैदान में उतार दिया गया है। ऐसे ही अमरोहा को छोड़कर नगीना भी उन्होंने अम्बेडकर नगर से रितेश पांडे को दे दिया, जो भी बीएसपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और बीएसपी से बीजेपी में आए हैं, बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया है। तो अमरोहा को छोड़कर बाकी 4 जगहों पे नए प्रत्याशी उतारे गए, लेकिन उसमें जिस कास्ट कॉम्बिनेशन को 2019 में रखा गया था, सेम कास्ट को इस बार भी रिपीट किया गया है। अभी जहां पे प्रत्याशी इन्होंने नहीं उतारे हैं, उनमें गहन चिंतन और मंथन कह सकते हैं कि अभी हो रहा है। जैसे कैसरगंज है, मेनका गांधी जी की है, गांधी जी की सीट है। प्रयागराज में रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे को जब टिकट देने की बात थी तो उन्होंने कहा था मैं 2024 में चुनाव नहीं लड़ूंगी, मेरे बेटे को टिकट दिया जाए। हालांकि बीजेपी ने उनके बेटे को टिकट नहीं दिया, तो उनका बेटा समाजवादी पार्टी में चला गया था। तो अब जैसे प्रयागराज की सीट, इस तरीके की सीटें हैं जहां पे अभी बीजेपी चिंतन मंथन कर रही है। ऐसा भी हो सकता है उसमें जो चेंजेस की बात है, उम्मीद है वो चेंजेस करें। मैं एक बात और जोड़ूंगा इसमें कि जिन सांसदों को रिपीट किया गया है वो सब अपने क्षेत्रों में बहुत सक्रिय रहे। शायद ये सबसे बड़ा मापदंड बनाया है बीजेपी ने कि जो अपने क्षेत्र से लगातार कनेक्ट रहे हैं और सक्रिय रहे हैं, उनको उन्होंने मैदान में उतारा। उनकी इमेज भी ठीक है। देखिए, अजय मिश्रा टेनी को लेकर विवाद तरह तरह के लोगों ने, अपोजिशन ने किया, लेकिन अजय मिश्रा अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी कनेक्टिविटी और लोगों से संवाद उनका बहुत ही अच्छे ढंग से बना रहा, इसलिए उनको फिर से रिपीट किया गया और विधानसभा चुनाव में सारी की सारी सीटें वहां से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो ऐसी सीटें, ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सक्रिय थे, जुड़े हुए थे क्षेत्र से, केंद्र सरकार की योजनाओं को, प्रदेश सरकार की योजनाओं को क्षेत्र तक पहुंचा रहे, तो उन सबको रिपीट कर दिया गया है। जहां चिंतन मंथन का सवाल है वो सीटें अभी होल्ड पर हैं। जी 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 बिल्कुल। और वहाँ की भी टिकटें, जैसा कि अभी शैलेंद्र मिश्रा ने बताया कि बहुत जल्दी 6 तारीख को और 10 तारीख को शायद अगली लिस्टें आ सकती हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये बीजेपी की लिस्ट जारी हुई है उसको लेकर के ट्वीट किया है, वो हम अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि मैं भाजपा नेतृत्व को मुझ पर निरंतर विश्वास जताने के लिए धन्यवाद देता हूं और पार्टी के करोड़ों निस्वार्थ कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं। मैं तीसरी बार काशी के अपने बहनों और भाइयों की सेवा के लिए तत्पर हूं। 2014 में मैं लोगों के सपनों को पूरा करने और सबसे गरीब लोगों को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता के साथ काशी गया था। पिछले 10 वर्षों में हमने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है और बेहतर काशी बनाने की दिशा में काम किया है। ये प्रयास और भी अधिक शक्ति से जारी रहेंगे। मैं काशी के लोगों को उनके आशीर्वाद के लिए विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं भाजपा नेतृत्व को मुझ पर ये जो ट्वीट है वो रही है। और क्या कुछ कहा है उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी पर बीजेपी के नेता मनोज तिवारी ने। उन्होंने कहा कि इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा दिल में बसाया है कि उनके हैट्रिक पर किसी को संदेह नहीं। क्या कुछ पूरा कहा, आइए आपको सुनाते हैं मनोज तिवारी की बात। पार्टी ने ये विश्वास दिया है, पार्टी का बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया के जो आशा और विश्वास के केंद्र हैं, उन्होंने विश्वास जताया है। हम इस विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अब हमारा टारगेट दिल्ली की 7 सीटों को हम 2019 में 56% वोट से 56% वोट शेयर लेके जीते थे। इस बार हमें इस 56% वोट शेयर को बढ़ाना है। और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 2024 के लिए गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र से रवि किशन की उम्मीदवारी घोषित की है। रवि किशन पहले से भी वहां सांसद हैं। टिकट मिलने के बाद भाजपा नेता रवि किशन ने गोरखनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। तो दिनेश लाल यादव निरहुआ वो भी भोजपुरी कलाकार रहे हैं, उनको आजमगढ़ से टिकट दिया गया है। रवि किशन को गोरखपुर से उम्मीदवार बनाया गया है और मनोज तिवारी को आपने सुना, वो दिल्ली से हैं। और भोपाल से अपनी उम्मीदवारी पर बीजेपी नेता आलोक शर्मा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
केंद्र और प्रदेश के संगठन का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने भोपाल लोकसभा सीट से मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को भोपाल सीट से उम्मीदवार बनाया है। अब की बार 400 पार के संकल्प को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और इस बार तो मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलने वाला है। और एक बार वापस लौटते हैं अपनी चर्चा की तरफ। विजय त्रिवेदी जी, आपके पास आते हैं। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कुछ भी करते हैं या पार्टी जो कुछ भी करती है उसमें कुछ ना कुछ संदेश भी निहित होता है। ये 195 लोगों की जो पहली लिस्ट है, इससे कुछ मैसेज भी देखते हैं आप इसमें? बिल्कुल मैसेज है। एक तो लिस्ट में मैसेज है जिसका जिक्र अभी हमारे सभी और जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी किया कि परफॉर्मेंस जो है ना वो सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जो फिर से मैं इस बात का जिक्र करता हूं कि परफॉर्मेंस पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। वो अपने सरकार के कामकाज पर, अपने एमपीज के काम पर, अपने विधायकों के काम पर, अपने मुख्यमंत्रियों के काम पर, परफॉर्मेंस पे। जो दिल्ली में हुआ, दिल्ली को आप एक महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए कि यहाँ पर 56% वोटों से बीजेपी जीती थी। 7 की 7 सीटें, जैसे अभी मनोज तिवारी साहब भी कह रहे थे, वो अकेले एमपी है। मुझे लगता है जो 2 सीटें और है जिनके टिकट अनाउंस नहीं हुए वो भी शायद बदले जाएंगे, तो 7 में से 6 टिकट बदले जा रहे हैं। तो परफॉर्मेंस सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 30 साल से सरकार में नहीं है, विधानसभा में, और अपनी एमसीडी का इलेक्शन भी हार गई। तो वो एमपीज की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके क्षेत्र में क्या हुआ है। इसलिए 56% वोट के बाद भी कुछ लोगों को 60% वोट मिला इसमें एमपीज में 2019 में, उसके परफॉर्मेंस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। ऐसे ही अभी जिक्र किया गया, विजय जी ने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में रिपीट किया गया है, तो वो भी उसकी वजह भी परफॉर्मेंस है। जी 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 जी, परफॉर्मेंस सबसे बड़ा मैसेज है सबके लिए। और एक बात और मैं कह दूं कि टिकट कटना, भारतीय जनता पार्टी को मैं 30 साल से कवर कर रहा हूं। टिकट कटने को अब हम टिकट कटना पत्रकारिता की भाषा में कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कई बार अलग जिम्मेदारियां भी दी जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को एमपी से विधायक बनाया गया और अब विधायकों से एमपी बनाया जा रहा है। शिवराज को जब हम सबने चर्चा की थी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, आज को फिर से वहां टिकट दे दिया गया, तो उनका फुल सर्किल पूरा हो गया। 2005 में वो विदिशा से एमपी थे, मुख्यमंत्री बने, और जब मुख्यमंत्री से अब वापस विदिशा जाकर एमपी बनने वाले हैं, तो जिम्मेदारियां भी बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी में होता है। जी 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 जी, मैं चाहूंगा कि एक राउंड बहुत जल्दी से सबके पास आ पाऊं। उससे पहले बालूरघाट लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी पर पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार क्या कुछ कहते हैं, उनको भी सुन लेते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पहले धन्यवाद, और उसके साथ साथ जो 20 सीट अभी तक घोषणा हो चुकी है, इसमें समाज के सब स्तर के नेताएं हैं और सब मिलके हम लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है, यहाँ पे लीडरशिप है, पूरी एक साथ लड़ेंगे और लड़के माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ से पहले से बहुत ज्यादा सीट एज ए गिफ्ट, उपहार की तरह स्वरूप देंगे। ठीक है, तो ये थे सुकांता मजूमदार। और जैसा कि मैंने कहा कि समय हमारे पास कम है, लेकिन रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं और आपके साथ इस चर्चा में फिर से जुड़ेंगे। मैडम देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा, और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। हेलो जी, बोलिए। अच्छा खासा जॉब था, छोड़ के बैठ गया। ऐसा स्टार्टअप कर रहा है जो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। आप थोड़ा सब्र करो, हो जाएगा सब। स्टार्टअप के लिए लोन सैंक्शन हो गया। पापा, अब मेरा स्टार्टअप होगा सही से स्टार्ट। लोन तो मिल गया, पर गारंटी है ना पापा? मोदी जी की गारंटी। गारंटी इंडिया को वर्ल्ड का टॉप यूनिकॉर्न्स वाला देश बनाने की। अब हर स्टार्टअप होगा स्टार्ट। इसकी गारंटी मोदी की गारंटी। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। ओ मोदी की गारंटी। हो बिजनेस बढ़ाना,
साथ वेकेशन लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और जल्दी जल्दी बात करने की कोशिश करेंगे, समय हमारे पास बहुत कम रह गया है। सुरजीत दास गुप्ता जी आपके पास आएंगे और ये समझना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, कार्यकर्ता जो ये कहा जाता है कि बीजेपी में कोई भी टिकट पा सकता है, कितना आशान्वित होंगे जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं, जो काडर्स हैं, क्या मैसेज इस लिस्ट से देख रहे हैं आप? देखिए, मैंने पहले राउंड में कहा था कि सामान्यतः भाजपा जो है वो अंतिम पार्टी होती है नामों की घोषणा में, लेकिन इस बार इतना पहले जो घोषणा कर दी गई, इससे एक बात और परिलक्षित होती है कि बीजेपी में बढ़ चढ़कर अनुशासन आ गया है। जो आप कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, आपने किसी भी छोटे या बड़े चुनाव में देखा होगा कि एक ही पार्टी के कई लोग उम्मीदवार होते हैं किसी एक सीट से, वो अपने अपने पोस्टर छपवा देते पूरे शहर की दीवारों पर, लेकिन वो जो है वो अराजकता अब और दिखती नहीं है। भाजपा में तो बिल्कुल नहीं दिखती है, मोदी काल का जब से आरंभ हुआ है। और इसीलिए इसके पीछे एक और कारण है। देखिए, 3 बहुत बड़े नाम हैं इस लिस्ट में। शिवराज सिंह चौहान है, सर्बानंद सोनोवाल है, विप्लव देव है, जो तीनों पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और किस तरह से उनको सम्मानित तरीके से उनका पुनर्वास हो रहा है। जी। भाजपा के कार्यकर्ता को भी पता है कि हमें हमारा पुनर्वास होगा। और एक बात और कि जो ये हम अलग अलग वर्गों की बात करते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति की बात करते हैं, ओबीसी की बात करें या यूथ की बात करें या महिलाओं की बात करें, यहाँ पर केवल टोकनिज्म नहीं होता। उनको केवल टिकट देकर सांसद नहीं बनाया जाता, बल्कि उनको मंत्री तक बनाया जाता है। तो इसलिए समाज के हर वर्ग को पता है कि हमें अपना प्रतिनिधित्व तो मिलेगा ही, और बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से मिलेगा। ठीक है, हमारे पास समय नहीं है। जी, हमारे पास समय नहीं है, आपकी बात लगभग आ गई। मैं चाहूंगा कि विजय उपाध्याय जी, आप इस लिस्ट में क्या मैसेज देखते हैं? बहुत संक्षेप में बताइए, 20-30 सेकंड में। मैं चाहता हूं कि थोड़ी बात और दूसरों से भी कर लूं। नहीं, ये कॉन्फिडेंस ही शो हो रहा है। उत्तर प्रदेश में वैसे भी प्रो इनकम्बेंसी है, मोदी की एक लहर है यहाँ पे। योगी सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है और लोगों तक योजनाएं पहुंची हैं, जिससे अपोजिशन को इस बात की जानकारी है। और शायद इसीलिए अभी कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के 6 एमएलए टूट के बीजेपी की तरफ आ गए। और एक पूरा जो उत्तर प्रदेश का एटमॉस्फेयर है, ऐसा पहली बार हुआ है ये गंगा जमुना के मैदान में, जब इस तरीके से किसी पार्टी या किसी व्यक्तित्व को लेकर लोगों में एक पॉजिटिव रिस्पांस बना हुआ है। ठीक है। शैलेंद्र, आपके पास जब हम आए थे तो आप केरल का जिक्र कर रहे थे। केरल की एक सीट मबल्लापुरम से डॉक्टर अब्दुल सलाम को टिकट दिया है पार्टी ने। किस तरह से आप देखते हैं सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चल रही है पार्टी? बिल्कुल, आप देखें, एक बड़ा चेहरा है और मुस्लिम से आते हैं। और हम जब गए थे केरल यात्रा पे, तब बड़ी चर्चा थी कि मल्लापुरम से भारतीय जनता पार्टी एक मुस्लिम समुदाय से आने वाले चेहरे को उतार सकती है। और वही इस सूची में आप देख रहे हैं कि डॉक्टर अब्दुल सलाम पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। और अगर इस केरल में ही हम जब चर्चा कर रहे थे, आप केरल में देखे AK एंटनी के जो बेटे
उनको अनिल एंटनी उनको टिकट दिया गया है। तो केरल की सूची पर लोगों की बहुत नजर रहेगी। 2 केंद्रीय मंत्री वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की चिंता जो बात हो रही थी कि उसका बहुत ध्यान रखा गया है, इसकी वजह से दिल्ली में टिकट कटा है अधिकांश सांसदों का। तो उत्तर प्रदेश में आप देखिए गौतम बुद्ध नगर से गोरखपुर तक तमाम नाम है जो जिनको उतारा गया है। इस पर बहुत देर से चर्चा हो चुकी है, इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं विक्रमजीत के पास जाऊं। विक्रमजीत, चूंकि ये आप दिल्ली में ही रहे हैं और दिल्ली आप लगातार कवर कर रहे हैं, बीजेपी कवर कर रहे हैं, क्या रिएक्शन है दिल्ली के मतदाताओं में बीजेपी के इस टिकट पर? देखिए, मतदाताओं की अगर बात की जाए तो वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि क्या रिएक्शन है। हालांकि अभी अगर वोटर के समर्थक जिनको टिकट मिला है उनके समर्थकों की बात करें तो उनमें काफी उत्साह है और लोगों जो वोटर जो समर्थक है वो जोश से लबरेज है और जीतने का दम भर रहे हैं। ठीक है सोमेश, छत्तीसगढ़ में लगातार जो टिकट बदले जा रहे हैं, आपको लगता है कि कहीं बीजेपी के लिए किसी भी एंगल पर क्या बैकफायर भी हो सकता है? क्योंकि हर बार टिकट कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर बीजेपी बदल देती है छत्तीसगढ़ में। आपको याद होगा जिस तरह से 2023 में बीजेपी के परिणाम आए थे और जिस तरह से महिला मतदाताओं ने सबसे ज्यादा मतदान किया था। छत्तीसगढ़ में 50% महिला मतदाताओं ने मतदान किया था, जो वोट प्रतिशत था 76.31% था। इस तरह से लोकसभा चुनाव हुए थे 2019 में बीजेपी को 9 सीट मिले थे और कांग्रेस को 2 सीट मिले थे। उसी तरह से 2014 में भी बीजेपी को 10 सीट और कांग्रेस को 1 सीट। और जिस तरह से आज जो टिकट जो मिला है तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ लोगों में आम जन में भी काफी उत्साह देखा गया। ठीक है, इसका एक एंगल ये भी है कि लगातार कार्यकर्ताओं को जो नए लोग हैं उनको टिकट दे रही है पार्टी और उसमें पीछे बिल्कुल कोताही नहीं बरत रही। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। विक्रमजीत आपका, शैलेंद्र, सोमेश, आदित्य भोपाल से जुड़े थे, विजय उपाध्याय जी आपका, सुराजीत दासगुप्ता जी और विजय त्रिवेदी जी, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसको एक सार्थक चर्चा बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई 195 लोगों की, सभी की नजरें अब अगली लिस्ट पर है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पहली लिस्ट चुनाव घोषित होने से पहले, इतना पहले घोषित करके बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक लीड ली है और यह लीड उसका कॉन्फिडेंस भी दर्शाता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।